students, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce classes. But on the demand of you, I made some important question of business studies for plus one class for second term exam. आई होप दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू अलॉट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि ये क्वेश्चन करने से आपको काफ़ी कुछ मदद हो गई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैं आपको सेकंड टर्म के चैप्टर्स आपको पहले ही पता है, तो मैं ये क्वेश्चंस पढ़ूंगी और इसमें बताऊंगी कि आपने क्या क्या लिखना है। तो आई होप दिस विल रियली हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। डीएवी के लिए मेनली है ये। First question: small scale industries in India enjoy a distinct position in view of their contribution to the socio-economic development of the country. Comment by giving 3 reasons. यहाँ पर आपको बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लिखनी है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ इंडिया की बात की गई है तो आपने इंडिया जैसी कंट्री के बारे में बताना है, क्योंकि इंडिया जो है वो हमारी डेवलपिंग कंट्री है। और सोशो इकोनॉमिक मीन्स, सोशो मीन्स कि इट्स डेवलप द कंज्यूमर सोसाइटी एज वेल एज फॉर प्रॉफिट पर्पस, यानी कि ये हमें इनकम को अर्न करने में भी मदद करती है। तो आपको पता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं लेबर इंटेंसिव होती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। और अगर जिस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो वहाँ पर इनकम जनरेट होती है, और अगर इनकम होगी तो ही आप लोगों वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को डिमांड करोगे और आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। सेकेंडली हम इसमें कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी भी होगी, जिससे कि हम डेवलप कंट्रीज़ या प्रॉस्पेरस नेशन के बीच में आ सकते हैं। तो इस तरह से आप ये 3, लेकिन बेटा कोई भी पॉइंट्स लिखने से पहले आप उसकी हेडिंग जरूर बनाइएगा। और दूसरी बात ये है कि जब मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँगी, आपको क्वेश्चन समझा दूँगी, तो इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्म में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, ताकि आपको प्रिंट आउट निकालने में या समझने में कोई दिक्कत ना आए। नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नेम द सोर्स ऑफ फाइनेंस whose acceptance is regulated by the Apex Bank of India. Apex Bank of India is RBI and is suitable for meeting both medium and short term financial requirement of the business. यानी कि आरबीआई कौन से बैंक को रेगुलेट करते हैं? कमर्शियल बैंक्स को, तो जो कि हमें मीडियम और शॉर्ट टर्म के देते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू कंपनीज टू एक्वायर, दैट इज़ कमर्शियल पेपर। यहाँ पे अगर हम यहाँ पर बिजनेस कंपनीज को हटा दें तब हमारे कमर्शियल बैंक आएंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कंपनीज की बात कर दी तो कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल की बात करेंगे। तो आल्सो स्टेट इट्स 1 मेरिट एंड 2 लिमिटेशन अदर देन दोज मेंशन इन द अबव लाइन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है। बच्चा जब पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि हमने ये तो सिलेबस, तो बेटा ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये कहा होता है कि इसके अबव मेंशन में जो सोर्स मेंशन किया हुआ है उसके बारे में बताइए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अदर देन मीन्स इस मेंशन को छोड़ के। तो ये आपसे इस चैप्टर में भी पूछा गया है, तो आप इसमें कमर्शियल बैंक की बजाय जो मीडियम और शॉर्ट टर्म होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो मीडियम में तो आप लोग जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और शॉर्ट टर्म में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो उनको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की आपने लिमिटेशंस, 2 लिमिटेशंस और एक 1 एडवांटेज के बतानी है। Now we move to the next question. Seema runs a woman enterprise in a rural area manufacturing artificial jewelry. यानी कि सीमा जो कि एंटरप्राइज चलाती है ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को, जिसकी कैपिटल 25 लाख है। तो बेटा इस क्वेश्चन में अब आपको समझ आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी विद 25 लाख तो कौन सी इंडस्ट्री होगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। She also hired an elderly woman to look after toddlers, यानी कि उनके बच्चों को देखती है, of her employees while they are on job। जब वो काम करती हैं तो उनको उनके पीछे से toddlers की देखभाल करना। As the artificial jewelry is great demand, she wants to expand by increasing capital up to 4 crore। 4 करोड़ वाला भी आपको पता है ये कौन सी कैटेगरी में आएगी? Her brother Rajiv advised her to use save profit for the same। ठीक है, बट शी वॉन्ट्स टू अप्रोच एन, जस्ट वेट,
नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंस हर बिजनेस। इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आप पता है आपको कौन से इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ फाइंड एज डिस्कस बाय राजीव, आल्सो एक्सप्लेन इट्स टू लिमिटेशंस। तो बेटा यहाँ पर राजीव ने अपनी सेविंग्स की बात की, तो दैट इज योर रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग की पहला आंसर हो गया। अब उसकी दो लिमिटेशंस बतानी है कि शेयर होल्डर्स के बीच में अनसेटिस्फेक्शन हो सकती है और फिर आपके पास सफिशेंट फंड अवेलेबल ना हो जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद उसने कहा कि मेंशन एनी टू वैल्यूज बीइंग फॉलोड बाय सीमा इन द अबव पैराग्राफ। वैसे तो ये आपका बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ के टोडर्स की देखभाल के लिए भी करते हैं और जब उनकी वर्किंग पे होती है। सेकेंडली, दे अंडरस्टैंड द फीमेल वर्कर्स। तो उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि उसकी लिमिटेशंस और ये सारी चीज़ें, तो 3 मार्क्स में आ गया। और अगर उसने पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस में टू फाइनेंस है गवर्नमेंट ने किए हुए, तो आपने यहाँ पे 2 बताने हैं, NSIC और DIC। क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर एज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म। इसमें सिंपल क्वेश्चन है। और व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक, ये आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है। फिर इसके बाद डिस्कस द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग में जहाँ पर भी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आएगी तो आपको 3 बताने हैं, GDR, IDR, ADR, तीनों को बताएंगे और उसकी एडवांटेज को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक्सप्लेन एनी 3 सोर्स ऑफ बोरोड फंड फॉर बिजनेस। बोरोइंग के लिए आपके 3 सोर्सेज बताने हैं। लॉन्ग टर्म में आप डिवेंचर्स ले सकते हैं, मोर्टेज लोन ले सकते हैं और आप लोग कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को भी दे सकते हैं। कंपनी का हम यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। आगे है बेटा, ये देखिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, मेक अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि यहाँ पर अब आपको इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं। रिलेशन विद कंपनी, तो पहला रिलेशन, इक्विटी आर द ऑनर एंड डिवेंचर्स आर द क्रेडिटर्स। ठीक है। कंसिडरेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड, डिवेंचर्स को मिलता है इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर को कोई टैक्स एडवांटेज नहीं है, डिवेंचर्स में से जो उसका इंटरेस्ट होता है बेटे वो टैक्स में से डिडक्ट किया जाता है, टैक्स की एडवांटेज मिलती है। और इक्विटी कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट वाइल डिवेंचर्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चन। आपको पता लग गया कि क्या क्या लिखना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेटा इसको अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन क्लियर हो जाएगा। Explain 3 recent initiative of the government of India expected to boost the economy। कहते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इनिशिएटिव कौन से हैं, तो आपने इसमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनके बारे में आपने बताना है कि जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव, इन्होंने इनिशिएटिव लेने के लिए देखिए वन रूफ किया, बूटस्ट्रैप किया, फंडिंग का बताया है, सारा प्रोसेस बताया, टैक्स एडवांटेज बताई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में लिखनी है। तो मेन जो इसमें इनिशिएटिव के लिए आपने लिखना है मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। वही आप इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस बनाएंगे और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में लिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है कि ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। तो ऑनर्स फंड के जितने भी हैं जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, और ये तो आपके ऑनर्स फंड हो गए। बोरोड फंड में आपने डिवेंचर्स को ले लिया, बैंक्स को ले लिया, तो इनकी आपने कंपेयर करने हैं, डिफरेंस लिखने हैं। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख के आप ये कर सकते हैं। बच्चे अब आपके मैं एक अलग तरह के क्वेश्चन बता रही हूँ जिसको हम केस स्टडीज क्वेश्चन बोलेंगे। तो इनको पढ़ने से पहले आप ना एक बार मेरे कहने से ये क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि केस स्टडीज़ को अटेंड करने से अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको दिमाग में रहता है कि हमने इसमें क्या आंसर देना है। सबसे पहले डिफाइन द टर्म बिजनेस फाइनेंस, इसको आपको डेफिनेशन आती है तो आप इसको लिख ही सकते हैं। सेकेंड, वाई इज इट नीडेड, ये क्यों जरूरत पड़ता है, ये भी आपको पता है कि हमारी बिजनेस में 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, फिक्स रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर। अब स्टेट, दोनों क्वेश्चन आपको बगैर पढ़े आ गए और आपको बेसिक कंसेप्ट आते होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तीसरा,
स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर बिजनेस फाइनेंस। वो हम इसमें से देखेंगे कि कितनी तरह के बिजनेस फाइनेंस हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स अवेलेबल होंगे, एक बार पढ़ना है। करण हैज़ एस्पायर्ड टू स्टार्ट अ थाई फूड रेस्टोरेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही उसको ये था कि हमने स्टार्ट करना है थाई फूड की रेस्टोरेंट। ऑन कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन ही शेयर्ड हिज चाइल्डहुड ड्रीम विद हिज फादर। उसने अपने बचपन का सपना अपने पिता के साथ शेयर किया। उसके पिता ने हिज फादर्स फॉरमोस्ट कंसर्न वॉज टू रेज फाइनेंस, यानी कि उसके फादर की कंसर्न थी कि वो अपने बिजनेस के लिए जो फाइनेंस रेज करे फॉर द बिजनेस ऑन हिज सेविंग, कि वो सेविंग के लिए करे। वुड बी इनसफिशिएंट फॉर स्टार्टिंग, कि जो उसके पास सेविंग है वो उनसे शुरू करे पर वो इनसफिशिएंट होंगी एंड रनिंग दिस बिजनेस। देयरफॉर उसके फादर एंड सन देयरफॉर द फादर सन ड्यू, यानी कि बेटे ने भी साथ में डिसाइड किया टू नियर बाय बैंक फॉर ऑब्टेनिंग अ लोन ऑन द अबव बेसिस। सबसे पहले आप इसकी दोनों आंसर दे देंगे। अब आपको अवेलेबल कौन कौन से होंगे, बैंक से वो लोन ले सकता है क्लियर बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अब आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड अवेलेबल फॉर बिजनेस फाइन, फंड रिक्वायरमेंट यानी कि फिक्स फंड रिक्वायरमेंट, और एक हो गई आपकी वर्किंग कैपिटल, यही तीनों आपने लिखनी है इसमें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। पहले सुजेस्ट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मोस्ट सुटेबल फॉर वीनस लिमिटेड, तो ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरिट्स और वन डीमेरिट ऑफ सोर्स, कि कौन सा, तो ये टोटली बेस्ड ऑन पैराग्राफ। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बेसिक पूछे होते हैं, उसमें आपको डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, लेकिन अब जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये आपके पैराग्राफ रीड करने पर ही पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। वीनस लिमिटेड हैज़ गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, वीनस एक अच्छी है बिजनेस में, सो इट इज़ प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। फॉर दिस द कंपनी नीड एडिशनल फंड, द फाइनेंस मैनेजर रिपोर्ट्स दैट द कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू बियर एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ, देखो अब उसने कहा कि कंपनी की इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है कि वो एक्स्ट्रा बर्डन पेइंग एनी फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, लाइक इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों ही कर दिए, बोरोड भी और वो। दे डू नॉट वांट टू बियर एनी फ्लोटेशन, तो कौन सा सोर्स है जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं लगती, जिसमें आपको डिविडेंड भी नहीं पे करना और जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना। तो आपको दिमाग में आ गया होगा, आई थिंक इतनी सारी चीज़ें पढ़ के आपको आ गई। दे डू नॉट वांट, फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है। आल्सो द इक्विटी शेयर होल्डर इंसिस्ट नॉट टू इशू, आगे उनके इक्विटी शेयर जो मालिक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि फर्दर शेयर्स को इशू ना किया जाए एज देर इज अ रिस्क ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है बच्चे कि जितने मालिक होंगे उतना ही कंट्रोल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीधा साधा रिटेन अर्निंग के बारे में लिखना है, जिसमें कोई फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं होती, जिसमें आपने कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना और ना ही कोई डिविडेंड पे करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, Do you think that the small business unit can survive? Do you think that small business units can survive in a competitive market? Yes. Explain any 4 factors. कौन से वो फैक्टर हैं जिससे कि स्मॉल बिजनेस का स्कोप बता सके। तो स्कोप बहुत वाइडर है। सबसे पहले कि लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, फिर गवर्नमेंट ने भी इंसेंटिव दिए हुए हैं, तीसरा आपको इस पर बहुत सारी हेल्प लेबर आसानी से मिल जाती है, आप कहीं पर भी इसको लोकेट कर सकते हैं। वाइडर स्कोप देन द लार्जर बिजनेस। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटे मैंने कोशिश की है इसमें, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो या आप चाहते हैं कि ऐसे और कुछ भी मिले मटेरियल तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आप लोगों को मुझे पता लग सके कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई। तो अभी 2 क्वेश्चंस और करवाने के बाद ये इसमें सफिशिएंट हो जाएगा। तो विजय इज अ होलसेलर ऑफ ऑल काइंड ऑफ पेपर सप्लाई इन दिल्ली, ठीक है। विजय एक होलसेलर है, वो रिटेलर्स की नीड को फुलफिल करता है बाय प्रोक्योरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से वो पेपर लेता है। उसने एक्सटेंसली एडवर्टाइजमेंट भी देता है, अदर सेल प्रमोशन एक्टिविटी भी करता है अपने प्रोडक्ट की। ही आल्सो सेल्स गुड ऑन क्रेडिट टू हिज कस्टमर, उधार पर अपने कस्टमर को यानी कि रिटेलर्स को भी देता है और उनको गाइड भी करता है,
ठीक है, तो अब आपको सीधा पता है कि यहाँ पर होलसेलर के फंक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है। तो आइडेंटिफाई यानी 3 टाइप ऑफ सर्विसेज विच इज प्रोवाइडिंग टू द रिटेलर बाय कोटिंग लाइन। यहाँ से आपको लाइन भी लिखनी है। कोटिंग लाइंस का मतलब कि किस लाइन से आपको आइडिया लगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि ही एक्सटेंसिवली अंडरटेक द एडवर्टाइजमेंट, पहली प्रमोशनल एक्टिविटीज़, फिर सेल गुड्स ऑन क्रेडिट दूसरी, और उसके बारे में वो गाइडेंस यानी कि इंफॉर्मेशन टू रिटेलर्स, ये तीनों आ जाएंगी और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही है पार्ट। Also mention any two services that Vijay must be extending to the manufacturer as well. मैंने अब इसमें कौन कौन सी 2 सर्विसेज ऐसी हैं जो वो मैन्युफैक्चरर को देते हैं। तो ये आपको आती हैं, इसमें नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि राइट डाउन द सर्विसेज विच आर गिवन बाय होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर। सिंपल है कि वो उसको मार्केट की इंफॉर्मेशन देता है, उससे एडवांस में पैसे दे के उसका गुड्स भी उठा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। बेटा इसके बाद आप अगर मुझे कहेंगे कि मैम अच्छा था, आप ऐसे ही हमें इकोनॉमिक्स के भी दे दीजिए, तो आई विल प्रोवाइड यू इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आल्सो एज वेल एज ऑन अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वंशिका एंड हिमांशी जॉइन टुगेदर एंड एस्टेब्लिश अ पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने पार्टनरशिप फर्म की डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ईच वन ऑफ देम लुक आफ्टर वन पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, यानी कि दोनों एक एक डिपार्टमेंट को देख रही थी। दे हैड मेड इट सर्टेन, उन्होंने सर्टेन किया दैट एवरी सैटरडे देन दे वुड होल्ड अ मीटिंग, वो मीटिंग लेंगी और अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बताएंगी, एक दूसरे से डिपार्टमेंट के साथ। इफ वन ऑफ देयर मीटिंग दे डिस्कस इन वन ऑफ, यानी कि एक मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया अबाउट सम की एरियाज ऑन विच दे शुड फोकस देयर अटेंशन। किस पर? वंशिका से उसने कहा वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट। कहते कि हमें अपने नंबर ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। हिमांशी से वी शुड कीप क्लियर ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। कहते हम एंटी सोशल एक्टिविटीज का भी ध्यान रखेंगे, लाइक अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट, कमी, होल्डिंग, ब्लैक होल्डिंग भी नहीं करेंगे, एंड प्रॉफिट यानी कि हमारा मेन मकसद प्रॉफिट भी नहीं होगा, एंड कंट्रीब्यूट टू द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। कहते हैं हम इस सोसाइटी को बेनिफिट भी करेंगे, लाइक ओपनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वंशिका ऑफ बिजनेस, वंशिका एंड हिमांशी फोकसिंग ऑन। तो बेटा इसमें सीधा साधा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसने सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट को फुलफिल किया, फिर उसने उसके सोशल ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ से आपने अलग अलग तरीके से पहचान के क्वेश्चन को लिखना है। तो यानी कि सिर्फ आपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव पहले इकोनॉमिक में जिसमें प्रॉफिट अर्निंग हो गई, इनोवेटिव हो गई और क्रिएटिविटी हो गई, बाद में सोसाइटी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में यानी कि वो अडल्ट्रेशन का ध्यान रखेंगे, और नॉट ओनली प्रॉफिट दे आल्सो बेनिफिट टू द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट और नॉट सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आई होप यू गेट मैक्सिमम मटेरियल फ्रॉम दिस वीडियो, और आपका जो बिजनेस का फोबिया है वो भी गुम हो जाएगा, भाग जाएगा। आप इसको ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के नोट्स बनाइए। आई होप दिस विल बेनिफिटेड यू, बट इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर with your friend as well as please write in the comment box. Thank you.